बंगाल से लेकर यूपी तक हर जगह एसआईआर को लेकर जबरदस्त संग्राम छिड़ा हुआ है और अब बंगाल चुनाव से पहले माहौल गर्मा चुका है। मामला बाबरी मस्जिद का है। राजनाथ सिंह ने बाबरी मस्जिद को लेकर ऐसा दावा कर दिया है जिससे सियासी भूचाल आना तय है। तो वहीं बंगाल में ममता बनर्जी की विधायक हुमायूं कबीर ने भी बाबरी को लेकर सियासी पारा हाई कर दिया है। ममता बनर्जी आज मालदा पहुंच रही हैं। शाम को मुर्शिदाबाद ममता बनर्जी जाएंगी, सर के खिलाफ माहौल बनाएंगी। अब सवाल यह है कि क्या मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की जिद पर अड़े अपने विधायक हुमायूं कबीर से भी मिलेंगी। ममता मालदा और मुर्शिदाबाद जाएंगी, वहां पर कैसे एंटी एसआईआर मोर्चा खोलेंगी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाबरी मस्जिद और नेहरू को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराना चाहते थे। पंडित नेहरू बाबरी बनाने के लिए पब्लिक फंड का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन नेहरू के इस कदम का सरदार पटेल ने विरोध किया था। पटेल ने सरकारी खर्च से बाबरी मस्जिद नहीं बनने दी थी। तो ये बड़ा दावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से किया गया। राजनाथ सिंह ने ये बताया कि नेहरू चाहते थे कि सरकारी पैसे से, सरकारी खर्च से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया जाए, लेकिन सरदार पटेल ने इसका विरोध किया और ये बताया कि सरकारी पैसे से किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं करवाया जा सकता है। बहनों भाइयों, वल्लभ भाई पटेल उदार व्यक्ति भी थे। वे सच्चे अर्थों में सेकुलर थे, पंथ निरपेक्ष थे। वे तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे बहनों भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा, जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया कि सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया। इसी तरह मेरे बहनों भाइयों, अयोध्या में आज जो भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, सरकार के खजाने से एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। सारा खर्च यदि किसी ने दिया है तो इस देश की जनता ने दिया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बड़ा आरोप लगाया है। उनके इस बयान के बाद अब सियासी भूचाल आ गया है। रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से भी सामने आ रहा है। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि ऐसे बयानों पर टिप्पणी करना भी गलत है। ऐसे बेतुकी टिप्पणी पर क्या कहा जाए। उन्होंने कहा कि जिसका ओर छोर नहीं उस पर कैसे आरोप लगाए गए, जिसका ओर छोर नहीं उस पर आरोप कैसे, इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ से कहा गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि ऐसे बयानों पर टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे आरोप टिप्पणी के लायक नहीं होते हैं। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि नेहरू चाहते थे कि सरकारी पैसे से, सरकारी खर्च से बाबरी मस्जिद का निर्माण हो, लेकिन सरदार पटेल ने उन्हें ऐसा करने से रोका था। हम राजनाथ सिंह जी जैसे गंभीर व्यक्ति से इस तरह की ओछी टिप्पणियों की और ओछे आरोपों की उम्मीद नहीं की जाती। पंडित नेहरू इस देश को सजाने संवारने वाले व्यक्ति का नाम है और 10 साल से ज्यादा जिस व्यक्ति ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए जेल में काटी हो देश की आजादी के लिए, आज उसकी मौत के इतने सालों बाद मतलब मोदी जी आरोप लगाते रहे हैं, वो तो समझ में आता है, उनकी राजनीति का स्तर वही है। लेकिन राजनाथ जी से इस तरह की टिप्पणी की उम्मीद नहीं की जाती। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं राजनाथ सिंह जी, वो इस तरह का आरोप, इस तरह की बात कर कैसे सकते हैं। मुझे तो हंसी आ रही है। ये टिप्पणी के लायक ही आरोप नहीं है पहली चीज, और उनके लिए भी ये टिप्पणी करने लायक और आरोप लगाने लायक बात है नहीं। जिस चीज का कोई ओर छोर ही नहीं है, जिस चीज का कोई तथ्य ही नहीं है, उस तरह की बात को आप जो है वो बयान उस पर देंगे, तो राजनाथ जी आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं है।
तो इमरान प्रतापगढ़ी का आपने बयान सुन लिया। वो कह रहे हैं कि ऐसे बयानों पर टिप्पणी करना भी समझ नहीं आ रहा कि क्या टिप्पणी करे। राजनाथ सिंह ने आरोप बड़े बेतुके लगा दिए हैं। अब इस पर सियासत बड़ी तेज हो गई है, एक एक करके रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अफजाल अंसारी का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि ऐसे बयान बड़े बेतुके हैं। दरअसल असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयानों को जानबूझकर दिया जाता है। ये जनता के सरोकार का सवाल नहीं है। जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान सरकार की तरफ से समय समय पर दिए जाते हैं। मेरा ख्याल है कि 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया था और आज 2025 है। कितना पानी बह चुका है। 60 साल के बाद उस प्रसंग पर बात करना और एक नया शगुफा छोड़ना, जिसने कहा है उसने, और आप सवाल कर रहे हो तो आपने, जनता के सरोकार से के मुद्दे जो हैं उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए लगता है आपने कोई इस तरह का योजना या प्लान बनाया है, उस पर आप बहस कर रहे हो। ये जनता के सरोकार का सवाल नहीं है। 60 साल बाद अब चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद एक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसे ध्यान भटकाने वाला मुद्दा बताया जा रहा है, लेकिन जो कुछ राजनाथ सिंह ने कहा है उसके मुताबिक नेहरू ये चाहते थे कि बाबरी मस्जिद का निर्माण हो जाए सरकारी पैसे से, लेकिन सरदार पटेल ने उन्हें रोका, इसका विरोध किया। तब जाकर नेहरू अपने इस कदम को नहीं उठा पाए या यह फैसला नहीं ले पाए। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब अवधेश जी, सबसे पहले बताइए, ये जो चर्चा आज हो रही है या जिस चर्चा को जन्म रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया है, इस चर्चा के मायने क्या हैं? जो आरोप लगाए गए हैं नेहरू पर कि वो सरकारी खर्चे से या सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे, इनमें कितना दम? नहीं, ये पहली बार चर्चा नहीं आई है। संजोग से उन्होंने अभी भाषण दिया है इसलिए मीडिया में आ गया है। पूरे अयोध्या के मूवमेंट के दौरान जो कुछ भी शोध हुए उसी समय से यह चर्चा चलती रही है। जो लोग अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल थे उनके सामने ये बातें आती रही है, और ये भी आती रही है कि नेहरू जी का और इंदिरा जी का बाबर को लेकर के कितना जो है उनके अंदर एक भाव था, और वो इतिहास भी जो बाबर के नाम पर लिखा गया है उसको कितना महान लेखक और कितना महान बताया गया है। और यह भी सच है कि बाबर का की जो कब्र है अफगानिस्तान में, वहाँ भी जाने वाले इस परिवार के लोग थे, जो उस कब्र को देखने वाले, वो तस्वीर और बाकी सब चीज़ें सामने आ गई है। नटवर सिंह ने भी बाबर की बहुत शुरू में प्रशंसा की थी और उन्होंने ये बात कही थी कि भाई नेहरू जी भी बाबर को लेकर बहुत अफेक्शन रखते थे उसके प्रति, कि वो कितनी अच्छी उसकी भाषा थी, लिखी थी। और यह सच है कि वो जो विवाद अंग्रेजों के समय से चला आ रहा था, विभाजन के पहले ही, और 15 अगस्त के पहले ही नेहरू जी ने कई बार इसकी चर्चा की थी, और उस चर्चा में ये बातें आती थी, टल जाती थी। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने उन्होंने ही ये बात रखी थी, और फिर इसका विरोध, ये सच है कि सरदार पटेल ने विरोध किया था, उस पर वो झुंझलाए थे। उसमें कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी थे और दूसरे लोग थे, वो झुंझलाए थे कि आप लोग सोमनाथ बनवा सकते हो तो बाबरी क्यों नहीं बन सकता है। तो इन्होंने कहा तो भाई सोमनाथ जो है सरकार नहीं बनवा रही है, सोमनाथ के लिए हमने बजाप्ता ट्रस्ट बनाया है और उसके पैसे से सोमनाथ मंदिर बन रहा है, उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। तो चूंकि इस समय 150वीं जयंती वर्ष मनाई जा रही है, राजनाथ जी ने और भी बातें बोली थी कि 1946 में कांग्रेस का प्रस्ताव क्या था अलग अलग चीजों का, किस रूप में नेहरू जी प्रधानमंत्री बने हैं। जब पटेल जी की मृत्यु होगी तो लोगों ने स्मारक के लिए पैसे इकट्ठे किए। नेहरू जी ने कहा नहीं, इससे तो सबसे अच्छा होगा कि उनके नाम पर कुएं और बाकी जलाशय बनाया जाए, कि उससे सरदार पटेल को, आत्मा को ज्यादा शांति मिलेगी। वो उन्होंने करवा दिया था। उन्होंने कई बातें बुलाई कि स्वयं तो ले लिया भारत रत्न, लेकिन पटेल को नहीं दिया। पटेल सच्चे सेकुलर थे। उन्होंने सोमनाथ में अगर सहयोग किया तो सरकार के पैसे से नहीं हो, बाबरी मस्जिद को रुकवाया था। ये पूरा उसमें कंटेक्स्ट था। आज चूंकि आ गई है और फिर से पश्चिम बंगाल में आप देखिए 6 दिसंबर को एक नेता कह रहा है कि हम वहां जो है बाबरी मस्जिद की नींव डालेंगे। मस्जिद आप 500 बनवाओ ना, उसके लिए थोड़े रोक है किसी को, लेकिन बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाने की बात है, उसका तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने विरोध नहीं किया, विवाद नहीं किया। ठीक है, लेकिन अब ये मुद्दा दोबारा से निकलकर सामने आ गया है तो कांग्रेस डिनाइल मोड में है, समाजवादी पार्टी कह रही है मुद्दे भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आरती जी, कम से कम इसको ये तो कहा जा सकता है और ऐसे तो समझा जा सकता है कि बंगाल चुनाव से ठीक पहले अब बाबरी की चर्चा खूब जोरों शोरों से हो रही है, चाहे बंगाल में बाबरी की नींव रखने की बात हो या फिर ये जो नया आरोप
राजनाथ सिंह की तरफ से लगाया गया है नेहरू जी पर। देखिए, इस देश में पूरा साल, ये 5 साल की इलेक्शन नहीं है, यहाँ हर साल इलेक्शन होते हैं और इसलिए सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये जो कम्युनल पोलराइजेशन की बातें होती हैं ये शुरू करते हैं और एक इलेक्शन के बाद दूसरे इलेक्शन, तीसरे इलेक्शन की तैयारी में ही हमेशा रहते हैं। तो कोई आश्चर्य नहीं है कि आज से 70 साल 75 साल वाली बातें जो है वो निकाल के वो पब्लिक डिस्कोर्स बनाया जाता है। जैसा कि मैंने कहा, पोल्यूशन की बात कोई नहीं करेगा। किसी मंत्री से आप पोल्यूशन के बारे में सोल्यूशन मांगे तो कोई मंत्री बताएगा नहीं आपको कि क्या सोल्यूशन है, लेकिन ये जरूर बताएंगे कि आज से 70 साल पहले क्या हुआ। देखिए, इतिहास बहुत कॉम्प्लेक्स है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास एक्चुअली बहुत ज़बरदस्त है कि एक ही पार्टी में लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू भी था और कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी था, लेफ्ट वाला पॉइंट भी था और राइट वाला पॉइंट भी था, लेकिन प्रधानमंत्री का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ओवररूल हो जाता है होम मिनिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि एक ऐसा लोकतंत्र था, एक सिस्टम था, एक पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा था कि सारे विचारों की बात रखी जाती थी और फिर ओवररूल प्रधानमंत्री भी हो सकता था। क्या आज की डेट में हम उस तरह का कल्पना भी कर सकते हैं? मालूम नहीं, लेकिन ये बहुत क्लियर है कि कोई भी मंत्री, कोई भी सरकार, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो आज इस देश में है वो लोगों की जो चिंताएं हैं, लोगों के जो मसले हैं, उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, अब देखिए, कोशिश की गई पश्चिम बंगाल में बाबरी के जिनको फिर से जिंदा करने की। पश्चिम बंगाल में ममता के विधायक हैं जिन्होंने सबसे पहले बात की और 6 दिसंबर को ही तारीख मुकर्रर कर दी गई कि नींव रखी जाएगी। अब इसके इर्द गिर्द ही पूरी सियासी जो ताना बाना है वो बुना जा रहा है। अब रिएक्शन एक एक करके सामने आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान पर एक और रिएक्शन सामने आया है प्रियंका चतुर्वेदी का। इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी, उनकी तरफ से कहा गया है। प्रियंका चतुर्वेदी ये कह रही हैं कि हमें गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। तो ये शिवसेना उद्धव गुट की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, कह रही हैं इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी और हमें गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। हमें आज की बात करनी चाहिए, हमें आज की सियासत पर बात करनी चाहिए, आज के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। अगर हम इतिहास में ही पड़े रहेंगे और झूठे मनगढ़ंत हम इतिहास लिखेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। आज सच्चाई ये है कि वही बाबरी मस्जिद के ऊपर आज वो मंदिर बना हुआ है और वो मंदिर सुप्रीम कोर्ट में जो भक्त हैं और जो साधु संत हैं, जो हिंदू धर्म है, अपने 500 साल की लड़ाई लड़कर, संविधान तौर तरीके से लड़कर, कोर्ट से लड़कर, कोर्ट पे विश्वास रखकर जब हमें ये काम करने का, भव्य काम करने का मौका मिला, हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए, ना कि गड़े मुर्दे उखाड़कर फिर से ध्रुवीकरण करने की कोशिश करनी चाहिए, जो 2027 में शायद भारतीय जनता पार्टी ने यूपी को ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं। अभी जिन गड़े मुर्दों की बात की जा रही है इनमें कितनी सच्चाई है, ये कितना चर्चा का विषय बन सकता है और आने वाले वक्त में इस पर कितनी चर्चा होगी, ऐसे समझ सकते हैं कि एक एक करके अब तमाम कांग्रेस के नेताओं ने इस पर बयान देने शुरू कर दिए हैं। प्रमोद तिवारी का भी बयान सामने आ गया है। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर झूठ बोलती है, नेहरू पटेल में बहुत सामंजस्य था, बहुत कोऑर्डिनेशन था और जानबूझकर झूठ फैलाने की कोशिश की जाती है, जानबूझकर झूठे बयान प्रचार किए जाते हैं। इस बयान में कोई दम नहीं है, ये कांग्रेस के नेताओं की तरफ से अब बताया जा रहा है। सीधी सी बात कह रहा हूँ, बाबरी मस्जिद तो 1992 में शहीद हुई है 6 दिसंबर को। तो नेहरू जी सन 60 के बाद दुनिया में नहीं रहे, 60 के दशक में उनका निधन हो गया। सरदार पटेल उसके पहले उनका निधन हो गया। तो उस समय जब तक शहीद नहीं हुई थी बात कैसे हो सकती? क्या वो सोमनाथ मंदिर भूल गए जिसका निर्माण नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ था दोबारा? तो ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर झूठ बोलती है, झूठे ऐसी चीजें गढ़ देती है जिससे चर्चा होने लगे। मैं पूरी दृढ़ता से इसका खंडन करता हूं और कहना चाहता हूं कि जो इस दुनिया में ना हो, नेहरू जी, पटेल जी, दोनों के बीच में बहुत सामंजस्य था। वो प्रधानमंत्री, वो गृह मंत्री, वो प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, जो इस दुनिया में ना हो, उनके बारे में सम्मान के साथ बोलना चाहिए और जब तक सही तथ्य ना हो नहीं बोला चाहिए।
अब देखिए, बार बार यही कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि नेहरू जी जो इस दुनिया में नहीं है, उन्हें बार बार बीजेपी खींचकर क्यों लेकर आती है सियासत में। तो बीजेपी का तर्क होता है कि इतिहास की बात करनी पड़ेगी, इतिहास क्या रहा है कांग्रेस पार्टी का ये बताना पड़ेगा। अब रविंद्र जी, ये जो नई चर्चा छिड़ गई है बाबरी को लेकर, और ये जो बयान अब नेहरू जी के इर्द गिर्द है या सरदार पटेल के इर्द गिर्द है, और ये बताया गया है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण नेहरू जी कराना चाह रहे थे, चर्चा कितनी लंबी जाएगी? ये क्या जीवंत रहेगी? आगे आने वाले चुनावों में इसका असर आपको देखने को मिलेगा? बंगाल चुनाव तक जाएगी, बिल्कुल जाएगी आगे। देखिए, ये जो बयान दिया गया है ये राजनीतिक बयान है, और इस बयान के माने क्या है कि किसी तरीके से उसी दिशा में चला जाए जहां पर बीजेपी को फायदा हो, ध्रुवीकरण की बात की जाए। आज जब संसद का सत्र चल रहा है तो इससे बढ़िया मौका क्या था राजनाथ जी के पास कि वो बताते कि लाल किले पर जो हमला हुआ, लाल किले के पास जो अटैक किया गया, उसके बाद भारत सरकार क्या कर रही है अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। मुझे लगता है वो बताने की ज़रूरत थी। उसके अलावा बताने की ज़रूरत थी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर जो पोज किया था, उसके बाद हम लोग आगे कैसे बढ़ रहे हैं, हमारी जो रक्षा की जो सैन्य शक्ति है उसको कैसे मजबूत किया जा रहा है। राजनाथ सिंह जी की तो वो जिम्मेदारी थी, लेकिन उनके अलावा तमाम बातें की जा रही हैं। और मैं तो बहुत सहमत हूँ हमारी बहन से, इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है कि आज के तारीख में कि हम लोग ये सोच सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के किसी साथी का विचार भिन्न हो, ये तो संभव ही नहीं है। अगर उस दौर में ऐसा था तो वो सच में रिफ्लेक्शन था डेमोक्रेटिक सेटअप का। और जहां तक बात है सरदार पटेल की, सरदार पटेल बिल्कुल सेक्युलर थे, 100% सेक्युलर व्यक्ति थे, और उन्होंने ही ये बात कही थी कि हम लोग सरकारी खजाने से 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे सोमनाथ मंदिर के लिए। हाँ। और किसी भी सरकार को किसी मंदिर मस्जिद के लिए खर्चा क्यों करना है? अगर इस तरह की कोई बात है राजनाथ जी जो कह रहे हैं, तो उसका आर्काइवल एविडेंसेस देने चाहिए और ये देश के सामने आने चाहिए कि उन्होंने कौन से साल में। देखिए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच में अगर कोई बात हुई है तो जाहिर है वो तो नोट के माध्यम से भी हो सकती है, या कम से कम अगर कैबिनेट में हुई है, किसी भी जगह पर हुई है, तो उसका तो आर्काइवल रिकॉर्ड हमको मिल जाएगा। हाँ। वो आर्काइवल रिकॉर्ड क्यों नहीं बताया जा रहा है? राजनाथ जी की तो जद में सारी चीजें हैं, वो तो निकाल सकते थे, लेकिन उसका हवाला ना देके केवल एक बयान देना केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण के हिसाब से दिया गया बयान लग रहा है, जबकि राजनाथ जी की पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता। बिल्कुल, इतना मान सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द। मैं सर बस अगली खबर बता दूं, उसके बाद अब अपनी बात रख दीजिएगा। अगली खबर भी इसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान को लेकर काफी बवाल हो रहा है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता के विधायक जो करने जा रहे हैं उसको लेकर भी बवाल हो रहा है, और वो भी बाबरी मस्जिद से जुड़ा हुआ मसला है। आपको जानकारी दे दें कि टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मुस्लिम बाहुल्य मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी आज मालदा और मुर्शिदाबाद जा रही हैं। थोड़ी देर में ममता मालदा पहुंचेंगी, जहां वो एसआईआर के विरोध में जनसभा करेंगी। अब आज एसआईआर का मुद्दा ममता बनर्जी की तरफ से उठाया जाएगा। शाम को सीएम ममता मुर्शिदाबाद पहुंचेंगी। मुर्शिदाबाद में ममता अपने करीबी नेताओं के साथ मीटिंग भी करेंगी। ममता की मीटिंग में बाबरी बनाने का ऐलान करने वाले विधायक हुमायूं कबीर भी शामिल हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या मीटिंग में ममता और हुमायूं के बीच इस मुद्दे पर कोई चर्चा होगी? ममता आज रात मुर्शिदाबाद में ही रुकेंगी, कल वो वहां एसआईआर के खिलाफ जनसभा करेंगी। तो ममता बनर्जी के विधायक हैं, टीएमसी के विधायक हैं हुमायूं कबीर, जिन्होंने ये ऐलान किया था, बाकायदा उन्होंने पोस्टर लगा दिए थे और ये ऐलान किया गया था कि 6 दिसंबर, जिस दिन बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, 6 दिसंबर की तारीख को ही चुना गया है। और ये कहा गया है उनकी तरफ से पोस्टर में बाकायदा, और बयान भी दिया गया है कि हम 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। इसमें तमाम बड़े नेताओं को, तमाम बड़े लोगों को बुलाएंगे। आज जब ममता बनर्जी जा रही हैं और उनकी बैठक में अगर हुमायूं कबीर शामिल होंगे, तो क्या इस मसले पर ममता बनर्जी अपने विधायक से कोई बात करेंगी? क्या कोई टीएमसी का रुख जो है वो स्पष्ट होगा? क्योंकि ये तो जरूर है कि फिलहाल ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द बंगाल की सियासत घूमती हुई नजर आ रही है। ममता के विधायक को बाबरी का नाम लेना मुफीद लगा बंगाल में, तो बाबरी का नाम ले लिया गया। लेकिन क्या इस पर कोई कदम टीएमसी की तरफ से उठाया जाएगा? क्या ममता बनर्जी की तरफ से उठाया जाएगा? ये सवाल है। पश्चिम बंगाल में मालदा और मुर्शिदाबाद दोनों ही मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं। मालदा में जहां मुस्लिम आबादी 51% है, तो वहीं मुर्शिदाबाद में 66% मुसलमान हैं। 2001 के चुनाव में मालदा और मुर्शिदाबाद दोनों ही जिलों में ममता की पार्टी का दबदबा था। मुर्शिदाबाद की कुल 22 सीटों में से टीएमसी ने 20 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। इस बार के चुनाव में मुर्शिदाबाद का
दंगा और बाबरी मस्जिद का निर्माण बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। सवाल यह है कि क्या ममता का मुर्शिदाबाद प्रयोग चुनाव में ममता को बम्पर मुस्लिम वोट दिलाएगा? क्या इससे जो चुनावों में वोटों के ध्रुवीकरण की हम चर्चा करते हैं, क्या सीधा सीधा लाभ होगा? क्या ये वोटों में कन्वर्ट होगा? भवदेश जी, इसको भी जोड़ लें ना, हम इस मुद्दे को भी जोड़ लें। बाबरी जैसे तैसे चर्चा में तो आ रही है और बंगाल में अगर ये वाला प्रयोग किया जा रहा है, ममता मुर्शिदाबाद में ही रहेंगी, तो क्या ये मान लिया जाए कि रणनीति अब आगे चलेगी ममता बनर्जी की मुस्लिम वोट्स को अपने साथ रखने की, इंटैक्ट करने की? देखिए, अगर सरदार पटेल की 150वीं जयंती वर्ष मनाया जा रहा है तो उसमें इतिहास की ही बात होगी। पटेल कैसे थे, कहाँ थे, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था और उन्होंने कैसे किन चीज़ों को जो देश में नहीं होना चाहिए था उनको रोका। राजनाथ सिंह अगर कह रहे हैं तो राजनाथ सिंह के पास वो सारे तथ्य होंगे और वो तथ्य पहले से उपलब्ध हैं। कोई नई चीज़ें, मैंने फिर कहा कि वो कोई नई चीज़ें नहीं है, वो सब उपलब्ध है। ये बात गांधी जी के सामने भी गई थी जब गांधी जी जीवित थे। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, सोमनाथ का मंदिर बनाओ, लेकिन जब नेहरू जी ने विरोध किया तो लेकिन जनता के पैसे से बनाओ, सरकारी खजाने में नहीं आना चाहिए। बहुत सारे उसके हैं उपलब्ध चीजें, वो सामने आएंगी। लेकिन आप बताइए कि बाबरी मस्जिद की इस समय शुरुआत किसने की है? अगर वहां से वो बयान नहीं आता है, वो अगर हुमायूं कबीर नहीं देता या उसका तृणमूल कांग्रेस खंडन कर देती, कांग्रेस यहां से विरोध कर देता, दूसरी पार्टियां विरोध करती कि हो गया है, तो क्या ये इशू उछलता? और आज भी ममता बनर्जी वहां जा रही हैं, लेकिन इस बयान पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। जब पिछले वर्ष दंगों में वहां से हिंदू और बाकी समुदाय के लोगों को भाग करके दूसरे राज्य में जाना पड़ा, दूसरे जिले में जाना पड़ा था, स्कूल में थे, साफ था, तो ममता बनर्जी को वहां जाने में कितने 2.5 हफ्ते लग गए थे वहां जाने में। और उसके बाद वो 2 दिन बाद वहां जो उलेमाओं का और मुसलमानों का सम्मेलन था कोलकाता में, उस पर गई थी कि मैं आपके साथ हूं, और उसमें भी उन्होंने मालदा वो कुछ बयान नहीं दिया है। तो पहले वामपंथी शासन ने, बाद में ममता बनर्जी ने, इन सब ने, जो बंगाल में भी जो भी उसके बाद कुछ लिबरल मुसलमान थे, उनकी जगह जो फंडामेंटलिस्ट थे, जिनके अंदर कुछ अजीब अजीब किस्म की बातें, जो सांप्रदायिक थे, उनको बढ़ावा देकर चुनाव जीतने की कोशिश की है। क्या ममता बनर्जी, मैं पूछ रहा हूं, आपने भी अपने टेलीविजन पर दिखाया, सारे टेलीविजन दिखा रहे हैं कि सीमा पर बांग्लादेशी घुसपैठी है, बसीरहाट में 3 जगह खड़े हैं कि हमको उस पर जाने दो। क्या वहां जाके चेक करेंगे कि हमारे राज्य में कैसा है? हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 22 सीटें हैं और यहाँ टीएमसी का अच्छा खासा दबदबा है भाई। 20 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी और बीजेपी के खाते में सिर्फ 2 सीटें गई थी। अब इसी मुर्शिदाबाद में चूंकि दंगे का भी जिक्र होगा, किस तरीके से अत्याचार हिंदू बस्तियों पर हुआ था, हिंदुओं के घर तोड़े गए थे, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई थी, ये मुद्दा भी उठाया जाएगा। तो क्या इसी का काउंटर ढूंढने की कोशिश रविंद्र जी यहाँ की गई है टीएमसी के विधायक की तरफ से? देखिए, बात वही है, ये सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति है। ध्रुवीकरण दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को सूट करता है और इसलिए इधर से ये बयान दिया जाएगा, उधर से वो बयान दिया जाएगा। इसको बंगाल चुनाव तक खींचने की पूरी तैयारी है। दोनों राजनीतिक दलों ने बहुत आसान रास्ता ढूंढ लिया है, जैसे ही चुनाव आए, ताकि कोई परफॉर्मेंस पे बात ना करे। 15 साल से ममता बनर्जी का शासन है, उनको अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच जाना चाहिए। लेकिन वही काम जो बीजेपी अलग अलग प्रदेशों में करती रही है, लोकसभा चुनाव से पहले करती दिखती है, वही काम अब तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। और ध्रुवीकरण की राजनीति या फ्रीबीज की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत आसान है। अगर उसमें कोई जनता जो है आपकी जिम्मेदारी तय नहीं करती है, आप एक पैसा डालिए और चुनाव जीत जाइए, ध्रुवीकरण करिए, मुख्य मुद्दे हैं उनसे भटका दीजिए। वही काम ममता बनर्जी करती हुई दिख रही है और वही काम इधर से बीजेपी करती हुई। पिच पर फिलहाल बंगाल का चुनाव आ गया है, ममता बनर्जी आज मुर्शिदाबाद है। अब देखना यही दिलचस्प है कि वो क्या अपने विधायक से इस मसले पर बात करती हैं, ये मसला ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि मुस्लिम का बम्पर वोट ममता को जीत के लिए चाहिए ही चाहिए।